इतिहास के निशान को टटोलते टटोलते हम उस लाक्षागृह तक भी पहुंचे जहां का उल्लेख महाभारत में मिलता है। आपको दिखाते हैं वहां पर कैसे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय प्रमाण सामने आए। दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर ये बागपत का बरनावा है। दूर दूर तक बिखरे खंडहर और कहीं कहीं से झांकती सुरंगनुमा संरचनाएं। प्राचीन इतिहास के अनुसार आज का बरनावा अब से 5000 साल पहले वारणावत कहा जाता था और जहां आज ये खंडहर है, ठीक उसी जगह कौरवों द्वारा पांडवों की सामूहिक हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। एक मुख्य कारण महाभारत का ये लाक्षागृह ही है। जब द्रौपदी पांचाली लाक्षागृह में अपने ऊपर के कक्ष में बैठी हुई थी तो वहां पर दुर्योधन उसके पास जाने के लिए चलते हैं। तो वो लाक्षागृह ऐसा बनाया गया था जहां पानी दिखता था वहां पानी नहीं था, जहां नहीं दिखता था वहां पानी था। तो दुर्योधन ने अपने पैरों को सूखे में रखना चाहा, वो पानी था। वो कई बार गिरा, कई बार पानी में डूब गया। तो द्रौपदी ने हंसते हुए, पांचाली ने हंसते हुए, उसने देखा क्यों हंस रही, कहा कि इसलिए कि अंधे का पुत्र अंधा ही है। इतनी बात के ऊपर ये महाभारत शुरू हुआ और लाक्षागृह ना होता तो ये महाभारत भी नहीं होता। ये कहा जाता है कि पांडवों को धोखे से जलाकर मार देने के लिए दुर्योधन ने सुंदर लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। ये खंडहर उसी लाक्षागृह का अवशेष माना जाता है। लाक्षागृह लाख नाम के एक पदार्थ से बनवाया गया था। लाख एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। पांडव जब आराम कर रहे थे तब लाक्षागृह में आग लगा दी गई थी, लेकिन पांडवों को इस षड्यंत्र की सूचना पहले ही मिल चुकी थी, लिहाजा वो एक सुरंग के रास्ते बाहर निकल गए थे। ये उल्लेख महाभारत में मिलता है। तो ये बेहद संकरी गुफा है, आप देख सकते हैं। और लोग यहाँ पर अलग अलग बातें कहते हैं। कोई कहता है कि बहुत हाल में इस गुफा को खोदा गया है, कुछ कहते हैं कि नहीं ये पौराणिक है, कुछ कहते हैं कि पहले एक फकीर बाबा भी इसका इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जो कहानी है, जो पौराणिक कहानी है, वो ये कि ये नदियों का जहां पर मिलन होता है वहां पर ये गुफा जाकर खुलती है। जो उल्लेख है महाभारत में वो ये कि जब लाक्षागृह में पांडव वहां से भागकर निकले थे तो वो इसी गुफा से होते हुए और बाहर की ओर निकले थे। लेकिन अब आप नदियों तक भी नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि इसकी छत बहुत इलाकों में नीचे धंस गई है। इसीलिए लोग भी इसके भीतर जाते नहीं है। कहते हैं कि इतनी लंबी ये गुफा हुआ करती थी कि एक जगह से दूसरे जगह कोई अनजान व्यक्ति जाए तो वो खो भी सकता है। वारणावत से करीब 90 किलोमीटर दूर कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर तक ये संदेश गया कि पांडव लाक्षागृह में जलकर भस्म हो गए। पर पांडव यहाँ से निकलकर जंगल में भेष बदलकर रहने लगे। द्रौपदी के स्वयंवर में गए और अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना लगाकर स्वयंवर जीता। द्रौपदी के पिता द्रुपद शक्तिशाली राजा थे। द्रौपदी से विवाह के पश्चात पांडवों की शक्ति भी बढ़ी। लंबे समय के बाद पांडव हस्तिनापुर पहुंचे। तब तक दुर्योधन का युवराज के रूप में राज्याभिषेक हो गया था। धृतराष्ट्र ने पांडवों को अलग राज्य बसाने की सलाह दी और यहीं से पांडव दिल्ली आ गए थे और इंद्रप्रस्थ बसाया था, ये मान्यता है। दिल्ली में आजकल उसी इंद्रप्रस्थ के इतिहास की तलाश जारी है। सुई की नोक भर जमीन न देने का प्रकरण आपको महाभारत से याद होगा, क्योंकि कहा जाता है कि पांडवों ने कौरवों से केवल 5 गांव मांगे थे। वो 5 गांव आज किस रूप में मौजूद हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं। हस्तिनापुर के साम्राज्य के बदले पांडवों ने जिन 5 गांवों की मांग की थी उनमें से एक श्रीपद था, जो कहा जाता है कि आज का इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ की खोज इन दिनों पुराने किले में चल रही है, लेकिन महाभारत काल में इसे खांडव प्रस्थ कहा जाता था और बीहड़ दुर्गम और वीरान क्षेत्र था। पांडवों ने मयासुर के सहयोग से इस क्षेत्र को रहने लायक बनाया और अपना किला भी बनवाया। पांडवों ने ही इस क्षेत्र का नाम बाद में इंद्रप्रस्थ रखा। दूसरा गांव था बागपत। महाभारत काल में इसे व्याघ्रप्रस्थ कहा जाता था, यानी बाघों के रहने की जगह। मुगल काल में इस क्षेत्र का नाम बागपत पड़ा।
यही वो क्षेत्र भी माना जाता है जहां कौरवों ने लाक्षागृह बनवाकर पांडवों को जिंदा जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा। तीसरा गांव था सोनीपत। सोनीपत को पहले स्वर्णप्रस्थ कहा जाता था, जो बाद में सोनप्रस्थ से सोनीपत हुआ। इसका सीधा अर्थ होता था सोने का शहर। चौथा गांव था पानीपत। पानीपत को महाभारत काल में पांडुप्रस्थ कहा जाता था। पानीपत के पास ही कुरुक्षेत्र है, जहां माना जाता है महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी। और पांचवा गांव था तिलपत, जो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में आज भी एक कस्बे के रूप में स्थापित है। महाभारत काल में इसका नाम तिलप्रस्थ हुआ करता था।